प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत कुशल से होंगे। एक बार फिर आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में मैं अनिल प्यासी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों आज अपन कक्षा 10वीं विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों आप लोगों ने पिछले वीडियो में जान ही लिया है कि वास्तविक संख्या क्या है और विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में और भी जाना था। एल्गोरिथम क्या है, विभाजन प्रमेय क्या है, इन सब के बारे में आप लोगों ने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया है। और साथ ही प्रश्नावली 1.1 के कुछ प्रश्नों को भी अपन ने हल कर लिया था और समझ लिया था। और साथ ही याद भी होगा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को एक गृह कार्य के रूप में एक प्रश्न दिया था, इसलिए हम वहीं से बात शुरुआत करते हैं जहां से पिछले वीडियो में बात अपन ने समाप्त की थी। अर्थात अभ्यास कार्य का जो प्रश्न लिए थे वही प्रश्न से अपन फिर से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं और साथ ही आज अपन 1.2 के प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो चलते हैं विद्यार्थियों, जो पहले गृह कार्य लिए थे अपन ने उसको अपन एक बार देखे लेते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी सबसे पहले समझ लें कि हमारे पास प्रश्न क्या कहता है। हमारे लिए प्रश्न क्या है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 2 प्रकार की बर्फियां हैं। एक काजू की बर्फी है, काजू की कितनी बर्फी है 420, और दूसरा ग्रुप है बादाम की बर्फी कितनी है 130। अब यहाँ से हमें इनकी ढेरियाँ बनाना है ना। और कैसी ढेरी बनाना है कि शर्त है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या कैसी हो, समान हो। और फिर आगे दूसरी शर्त क्या कहा है कि बर्फी की परात में बर्फियाँ कैसा करें, न्यूनतम स्थान घेरें। अब यहीं से तो हल निकल जाएगा अपन अपने लिए कि न्यूनतम शब्द यहाँ समझे। यहाँ न्यूनतम से तात्पर्य एलसीएम नहीं ज्ञात करना, अपन को एचसीएफ ही ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि ये ट्रे है, ये अपन ये ट्रे बनाई। अब यहाँ पर बात ये है, देखिए न्यूनतम स्थान घेरें। तो न्यूनतम स्थान कब घेरेंगे? अगर यहाँ पर यही रख दिए तो क्या ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये मतलब पूरे में फैल गई। न्यूनतम स्थान घेरना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे में हाइट बढ़ा देंगे, ऐसे में हाइट बढ़ा देंगे। तो ये कब संभव होगा कि जब स्तंभ है ना जो बन रहे हैं इनके वो अधिकतम ऊंचाई के हों। तो आ गई बात यहाँ पर कि अधिकतम ऊंचाई के हो, यानी स्तंभों यानी प्रत्येक ढेरी में रखी जाने वाली बर्फियों की संख्या अधिकतम लेनी होगी। तो अधिकतम की बात अर्थात महत्तम समापवर्तक, यानी यहाँ भी एचसीएफ ही ज्ञात करना है। और किस किस का दो ग्रुप है 420 और 130 का एचसीएफ ही निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ लिखा हुआ इस कार्य के लिए, तो हम यहाँ शुरुआत यहीं से कर लें। इस कार्य हेतु प्रत्येक ढेरियों में बर्फियों की संख्या अधिकतम लेनी होगी। तो क्या कार्य करना होगा? अतः एचसीएफ 420 और 130 इसका एचसीएफ ज्ञात करना होगा। ये अपना उद्देश्य हो गया। अब लगा देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि ये अपन ने पढ़ लिया है। तो यहाँ लिख दें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब इसमें पहला चरण चलाते अपन, चरण 1। पहले चरण में देखें कौन सी संख्या बढ़ी 420। तो यहाँ लिखेंगे 420 का मान बड़ा है 130। तो जब 420 का मान 130 से बड़ा है तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 420 में किसका भाग देंगे 130 का। ये था आपका भाज्य, ये भाजक पढ़ा है आपने पिछले वीडियो में, ये भागफल, और ये क्या कहलाता था शेषफल, है ना। अब जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है उसमें क्या होता था, a बराबर BQ प्लस R। तो a यहाँ पर एक प्रकार से ये कहलाता था भाज्य, यहाँ पर ये भाजक, b क्या कहलाता था भाजक, फिर q क्या कहलाता था भागफल, और
धन r यानी शेषफल। तो इसका अपन को यहाँ पर प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये a का मान क्या कहला गया, ये b का मान, ये q का मान और ये r का मान। तो इस फॉर्मेट में अपन जमा दें यहाँ पर, तो लिखेंगे 420 बराबर 130 गुणित 3 धन शेषफल कितना आया 30। ठीक है। अब चूंकि शेषफल शून्य नहीं आया, इसलिए प्रक्रिया एल्गोरिथम आगे जाएगा। तो अब लिखते हैं ये चरण 1 हो गया। अब लिखते हैं चरण 2, दूसरा चरण अपन प्रयोग कर लेते हैं। तो अब इसकी तुलना करेंगे यहाँ पर और यहाँ, इनसे मतलब है अपन को। तो 130 बड़ा है तो लिखेंगे 130 बड़ा है 30 से। तो अब 130 में अपन भाग दें 30 का, 130 में भाग देंगे 30 का। 130 बराबर 30 गुणित 4 धन 10। अभी भी शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए प्रक्रिया आगे जाएगी। लिखेंगे चरण 3। अब यहाँ देखिए कौन सी संख्या बड़ी है, 30 है ना। तो यहाँ लिखेंगे 30 का मान बड़ा है किससे, 10 से। तो अब भाग आगे दे रहे हैं 30 में 10 का, तो अब पूरा चला जाएगा, आपको मालूम ही है। फिर भी अगर देखना चाहें तो ऐसा, ये 10 दिए 30 पूरा चला गया, शेषफल कितना बचेगा, शून्य बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 30 बराबर 10 गुणित 3 धन 0। अब शेषफल शून्य आ गया, किसका भाग देने से, 10 का भाग देने से, इसलिए 10 कहला जाएगा आपका HCF। लेकिन अपन को यहाँ लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे, चूंकि 10 का भाग देने से, असल में नीचे ही लिखना है, यहाँ स्पेस नहीं है, जगह नहीं है यहाँ पर, इसलिए अपन यहाँ लिख रहे हैं ना। चूंकि 10 का भाग देने से शेषफल शून्य प्राप्त होता है, इसलिए HCF किनका 420 ये, और 130 का HCF कितना निकल कर के आ गया आपका 10। तो ये आंसर हो गया, लेकिन अपन को शब्दों में देना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे आंसर में कि प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। तो प्रत्येक ढेरी में 10-10 बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। तो यहाँ लिख देंगे, अतः प्रत्येक ढेरियों में 10-10 बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। ये अपन ने लिख दिया। तो यही तो इसका आंसर हो गया। तो आपने देखा विद्यार्थी कितना सरल था प्रश्न, है ना, इंटरेस्टिंग भी था। तो विद्यार्थी इसी प्रकार आप भी गृह कार्य में अभ्यास के तौर पे जो प्रश्न देते हैं तो उसे जरूर कीजिएगा, है ना। आप चलते हैं प्रश्नावली 1.2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे लेते हैं। विद्यार्थी यहाँ पर प्रश्नावली 1.2 शुरू करने के पहले एक महत्वपूर्ण प्रमेय है जिसका अपन को इस प्रश्नावली में प्रयोग करना होगा। तो पहले इसे समझ लेते हैं। प्रमेय है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इसका पहले कथन पढ़ लें, फिर इसका आशय देखते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कैसा? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भाज्य अभाज्य तो आपने पिछले वीडियो में पढ़ ही लिया है कि वह संख्या जो अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए, यानी एक और स्वयं के अलावा अन्य भी संख्याओं से विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या। जो विभाजित ना हो अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब इतना तो क्लियर हो गया। अब आगे की बात करें कि यह जो गुणनफल आएगा या इसका जो गुणनखंड निकले वो अद्वितीय होता है। वो अद्वितीय होता है कब? जब उसके क्रम को हम महत्व न दें, यानी कि दो अलग अलग संख्या लेंगे तो प्रत्येक के गुणनखंड अलग अलग निकलेंगे। चलिए इसको समझे भी लेते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पर एक संख्या ले ली है 12 समझने के लिए। अब 12 भाज्य संख्या है, इसमें हमने सबसे पहले 2 का भाग दिया तो यहाँ 6 आया,
फिर इसमें 3 का भाग दे रहे हैं तो 3 का भाग देंगे तो, क्योंकि यहाँ पर उनको कौन सी संख्या लेना है, यहाँ पर अभाज्य संख्या लेना है ये। तो 2 अभाज्य, 3 भी अभाज्य, 3 का भाग दिए तो वैसे अभी 3 का भाग दिए तो कितना आ गया 2, फिर 2 का दे दिए तो 1। एक प्रकार ये हो गया। अब दूसरा अगर हम इसके 12 का इस रूप में निकालें तो 12 का पहले 2 का भाग दिए तो यहाँ पर आया 6, फिर 2 का भाग दे रहे हैं तो आया 3, अब फिर 3 का भाग दिए तो 1। तो अगर इस ऐसे लिखें 12 को तो 12 बराबर 2 गुणित 3 गुणित 2, और यहाँ लिखेंगे 12 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर पहले 2 आया, यहाँ भी 2 आया, लेकिन यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आया, फिर यहाँ पर 2 आ गया, यानी कि 2 इसमें भी 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, और इसमें भी 3 एक बार है, इसमें भी 1 बार है। लेकिन फ़र्क ये है कि इसका 3 बीच में और इसका 3 आखिरी में है, यानी कि क्रम अलग अलग हो गया है। तो यहाँ पर यही कहा गया कि यदि हम क्रम के महत्व को न माने, है ना, क्रम को न लें, तो ये और ये एक ही मान लिया जाएगा, तो क्या होगा, ये अद्वितीय होगा, है ना, अद्वितीय होगा। अब दूसरी संख्या लिए लेते हैं। अद्वितीय की पहचान ये होगी कि ऐसा गुणनखंड किसी और दूसरी भाज्य संख्या का ना निकले। तो एक उदाहरण के लिए समझने के लिए हम लिए लेते हैं कि जैसे यहाँ पर अपन ने 12 लिया था, अब चलो उदाहरण के लिए 16 लिए लेते, ये 20 ले लें, 20 लिए लेते, थोड़ी सी कुछ बड़ी संख्या आएगी, तो ये 20 ले लिए। तो अब 20 में अपन ने भाग देना शुरू में 2 का दिया तो 10 आया, फिर 2 का दिया तो 5 आया, फिर अब सीधा 5 का ही जाएगा तो 5 का दिए तो 1। तो 20 के गुणनखंड कितने निकले, 2 गुणित 2 गुणित 5। अब हम कहें ये और ये क्या एक से है, बिल्कुल नहीं है, अलग अलग है। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, है ना, तो अलग अलग है। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। तो ये कैसा होगा, प्रत्येक भाज्य संख्या का गुणनखंड क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो यही तो है बात। कितना सरल प्रमेय है, तो आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सरल सास है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है, और यह अद्वितीय होता है अगर हम क्रम के महत्व की उपेक्षा कर दें, क्रम के महत्व को ना लें तो विद्यार्थी ये आपको ध्यान में रखना होगा। कई बार छोटे जो 1-1, 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं ना, उसमें पूछ लिया करता है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए। तो कथन को आपको समझ करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्नावली 1.2 के कुछ सवाल फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थी पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये कुछ संख्या दी गई हैं, अपन इनमें से कुछ संख्या यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे पहला सवाल ही करते हैं, पहले सरल से कठिन की ओर चलते हैं, है ना। गणित का नियम है सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, है ना। तो अपन ये पहला सवाल देखते हैं 140। तो 140 अपन ने ये लिखा 140, ये भाज्य संख्या है। अब यहाँ पर अपन को कैसी संख्या का चयन करना है, ये अभाज्य संख्या का यहाँ पर चयन करना है, अभाज्य संख्या लेना है। तो पहली अभाज्य संख्या, चूंकि सम संख्या है, ये सम संख्या ना, आखिरी में 0, तो 2 से भाग देना शुरू करेंगे। तो 2 से अपन ने भाग दिया तो यहाँ कितना हो गया, 70 हो जाएगा, है ना। कैसे हो जाएगा, आप तो जान ही गए, भाग देने 2 7 14 0, ठीक है। फिर 2 का चूंकि सम संख्या तो 2 को और जाएगा, यानी 35 हो जाएगा। यद्यपि कक्षा 10वीं में आ गए हैं, आप लोग गुणा भाग का अच्छा अभ्यास कर लेना चाहिए आप लोगों को। अब इसके बाद क्या जाएगा, काय का भाग जाएगा यहाँ पर, चूंकि आखिरी में 5 आ गया तो 2 का भाग तो नहीं जाएगा क्योंकि 35 विषम संख्या है, ठीक है। तो अब हम देखें 2, फिर 3, फिर 5, फिर 5 के बाद 7, ये कैसी संख्या, ये वाली संख्या। ये 7 के बाद 9 ना लिख दीजिएगा, 9 भाज्य है ना। 7 के बाद आपकी आ जाएगी 11, तो ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो इनका अपन को यहाँ पर प्रयोग करना है, चयन करना, यहाँ लेना है। तो 2 का तो हो गया, अब इसके बाद 3 का देख रहा है, तो 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो अब 3 के बाद फिर 5 की बारी आती है, 5 का यहाँ भाग देते हैं।
तो 5 सत्ते 35 क्रम से चलें तो ज़्यादा अच्छा, 7 एकम 7। तो ये आपके क्या निकल आएंगे यहाँ पर, इसको अगर ऐसा लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, 140 बराबर पहले 2 फिर 2 फिर 5 गुणित करते जाएं गुणित 7। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 कितने बार आए, एक बार 2 बार, तो 2 की घात 2 लगा दीजिए, 5 गुणित 7। तो ये आंसर हो गया। अपन ने 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है विद्यार्थियों, तो आगे के प्रश्न आप लोगों से बन ही जाएंगे, तो आप इनका अभ्यास कार्य के रूप में प्रैक्टिस कीजिएगा, और यदि कोई समस्या हो तो बताइएगा, हम उसको फिर से बताएंगे अगले वीडियो में जोड़ करके। प्रश्न जरूर कीजिएगा, अगर ना बने तो पूछने में भी संकोच ना करें। तो विद्यार्थी यहाँ दूसरा सवाल इस प्रकार है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF एवं LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का, एक प्रकार से सूत्र है ये कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF दोनों का जो निकला गुणित LCM, है ना। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर HCF गुणित LCM, है ना। तो पहला जो सवाल दिया है कैसा दिया, 26 और 91, इनका अपन को पहले क्या निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो अपन इसका देख लेते हैं। सबसे पहला का हल कर रहे हैं, तो ये लिख दिया अपन ने 26, यहाँ साइड पे आप करना चाहे तो ये अपन ने लिख दिया 26, और 26 जो कि सम संख्या, तो छोटी संख्या से शुरुआत करना, अभाज्य संख्या लेना है और छोटी संख्या लेना है। तो सबसे पहले 2, तो यहाँ 13 आ गया। अब तो किसी का जाएगा नहीं क्योंकि 13 खुद अभाज्य संख्या है, तो सीधे 13 का जाएगा, ये 13 एकम 13, ये हो गया इसका। तो अपन ने ये लिख दिया 26, यहाँ पर लिख देंगे, कैसे लिख देंगे, 26 बराबर 2 गुणित 13, इसका हो गया। इसका निकालें 91 का, यहाँ 91 लिखे। अब 91 चूँकि सम संख्या तो है नहीं, विषम संख्या है, तो इसलिए इसमें 2 का तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ अपन ट्राई करेंगे 3 का और 5 का और 7 का, इनका ट्राई करेंगे। तो देखें यहाँ पर 5 का भी भाग नहीं जाएगा। वैसे भाज्यता नियम आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ लिए, 5 का भाग उन्हीं संख्या में जाता है जिनकी इकाई के अंक में 0 हो या 5 हो, तो 5 का भाग नहीं जा रहा है। और अब 7 का देखेंगे इसमें, तो 7 का भाग इसमें चला जाएगा। ये देखें 7 एकम 7, और बच गए कितने, 2 बचे, 1 7 21, है ना, ये 13 का जाएगा ये। तो अब ये कैसे लिख देंगे, इसके 91 को अपन ने लिख दिया 7 गुणित 13, ये अपन ने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब बात करते हैं अपन इनका HCF निकालने की। तो इसलिए HCF किस किस का निकाल रहे हैं, 26 और 91 का। तो HCF यानी हायर कॉमन फैक्टर, तो इसके गुणनखंडों में से उच्चतम गुणनखंड निकालना है, लेकिन कौन सा, जो दोनों में हो, है ना। आपने पिछले वीडियो में महत्तम समापवर्तक क्या है पढ़ लिया है, तो इसलिए अपन पीछे से चलेंगे। बड़ी संख्या यहाँ पर है चूँकि, तो 13 यहाँ है और यहाँ भी है, तो यहाँ पर ही क्या लिख देंगे 13। अब दूसरी संख्या 7 यहाँ है, तो यहाँ नहीं है तो 7 को नहीं लेंगे। 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो 2 को नहीं लेंगे। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या का चयन करना है जो दोनों में हो, समान हो और बड़ा से बड़ा, तो HCF निकल आया। अब बात आती है LCM की। तो LCM कैसे निकालेंगे, LCM 26 और 91 का, ये सब विद्यार्थी पिछली कक्षा की बातें हैं, आपने पढ़ लिया है, इसलिए आपको अच्छे से जल्दी समझ में भी आ रहा होगा। अब यहाँ पर निकालना LCM निकालना है। तो LCM निकालते समय एक के गुणनखंड आप पूरे लिख दीजिए, पहली संख्या जो है इसके आप पूरे लिख दिए फटाक से। देखिए बताने के अलग अलग तरीके होते हैं, हम ऐसा तरीका बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको आसानी जाए। तो पहले अपन ने पूरा इसके लिख दिए, 2 गुणित 13 ये लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके गुणनखंडों को लिखने की बात करेंगे। इसके तो पूरे लिख दिए, अब बात इसके गुणनखंडों को लिखने की आ रही है, इसके 91 के। तो यहाँ देखें कि यहाँ
2 है और 13 है, 7 यहाँ पर लिखा आपने क्या? नहीं लिखा। चूंकि 7 नहीं लिखा तो 7 आप लिखेंगे, ये लिख दिए। अब बात आती है 7 के बाद 13, तो 13 आपने चूंकि एक बार लिख लिया है तो आप 13 को रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, अगर यहाँ दूसरा 13 भी होता तो उस 13 को लिखना पड़ता है ना। तो एक सरल तरीका है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका जो एलसीएम आएगा इतना आएगा। यहाँ पर 2 गुणे 13 किए तो कितना आया? 26, और 26 में 7 का गुणा करेंगे तो 182 आएगा। तो ये क्या हो गया? इसका एलसीएम निकाल लिए। अब इसकी जांच करें, इसमें दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इतना। तो अब इसकी जांच कैसे करें, यहाँ पर करके बता देते हैं। इसी के नीचे लिखना है आपको, यद्यपि ये यहाँ पर जांच। तो इसका पहले बायां पक्ष लिए ले रहे हैं इतना, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ लिख देते हैं 2 संख्याओं का, ये पूरी लाइन में भी लिख सकते हैं आप, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो कितना है ये? पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या थी 26 और दूसरी संख्या कितनी है? 91। 26 और दूसरी संख्या 91। अब इसका अपन गुणा करेंगे 26 में 91 का। तो आप लोग गुणा कर लीजिए। गुणा करने पे कितना आता है थोड़ी देखिए। तो इसका गुणा करने पे आएगा 2366। तो ये हो गया। अब ये वाला पक्ष देखें, ये HCF गुणित LCM। तो यहाँ लिखते हैं HCF गुणित LCM। तो ये कितना आ जाएगा? HCF कितना निकला था? HCF देखें 13 निकला था, ये लिख दिए 13। और ये कितना निकला था? LCM 182। अब इसका भी आप गुणा करके देखें कितना आएगा। जरूर आपने अगर सवाल सही किया है तो इतना ही निकल करके आएगा ये। तो ये आपने जांच भी कर ली। दोनों तरीके से दोनों पक्ष आपके बराबर निकलना चाहिए। तो विद्यार्थियों, इसी प्रकार इस प्रश्न को भी आपको अभ्यास कार्य के रूप में लेना है। कहते हैं गणित प्रैक्टिस और अभ्यास का विषय है। रसरी आवत जात ही सिल पर परत निशान, है ना, आपने पढ़ा ही है। तो विद्यार्थी खूब अभ्यास कीजिए, ठीक है। तो आप सभी गणित में बहुत होशियार हो जाएंगे। तो विद्यार्थी, यहाँ पर थोड़ी जो ये बात पूछी गई थी इसको आप ध्यान रखिएगा। सूत्र के तौर पर भी यूज करेंगे अपन। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, यहाँ सूत्र अलग, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर हम अलग से नोट कर दें। ये नोट में लिख लीजिएगा। सूत्र जहाँ लिख रहे हैं नोट कैसे लिखेंगे? पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, इस टाइप से लिख लीजिएगा। कहीं और सूत्र में ये लगेगा बराबर LCM गुणित HCF। ये तो ये सूत्र नोट कर लीजिएगा, आगे के प्रश्नों में लगेगा, है ना। तो विद्यार्थियों, कैसे रही आज की क्लास? उम्मीद करते हैं आपको विषय वस्तु समझ में आ गई होगी। और हाँ विद्यार्थियों, यदि ये वीडियो आपको कुछ भी हेल्पफुल लगता है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये हमारे लिए उपयोगी है, आप इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो विद्यार्थी, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।